नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो भाई आज हम महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा की वो है स्लाइड्स है उसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे सिलेबस के पहले पॉइंट से लिया गया है, जिसपे हम लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पर्यवेक्षक के दायित्वों की चर्चा करनी है। चूँकि इन सभी के जो कर्तव्य हैं वो सेपरेट अलग अलग है ना, और सबके पॉइंट्स काफ़ी बृहद हैं। लेकिन इसको पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि हम पूरे सिलेबस पे आगे चर्चा करते चले और जहाँ जहाँ इनके दायित्व हैं उनको हम लोग समझ लें। या तो आप पूरे एक एक पॉइंट रट लीजिए, है ना, इनके जो कार्यकर्ता हैं, पर्यवेक्षक है, सहायिका है इनकी, या तो आप आगे पढ़ते चलिए और वहाँ पर इनके दायित्वों को फुलफिल करते जाइए। तो इसको पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका यही होगा कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी पिछले स्लाइड्स पढ़े हैं उन स्लाइड्स पे या पिछले वीडियोस पे जहाँ जहाँ है ना आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, इनके जो कर्तव्य हैं, इनके जो दायित्व हैं उनको देखते चलते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, वैसे वैसे हमको समझ में आता चल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के दायित्व। देखिए अब पर्यवेक्षक जो आती है एक्चुअल में क्या होता है, यदि हम लोग हायरार्की देखेंगे आगे वीडियो में कि कैसे अधिकारियों के नीचे है ना ये आती हैं और नीचे जो ग्राम पंचायत स्तर पर ये एक समन्वय की भांति कार्य करती हैं कि कैसे कार्य परियोजना को है ना लोगों तक पहुंचाना है और अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो ये सारे कार्य जो है ना आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दायित्वों की। पहले हम लोग रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की कुछ सेवाएं थी जो कि जनता को प्राप्त हो रही थी, है ना, जिसके अंतर्गत था टीकाकरण देना, है ना, स्वास्थ्य जांच की सुविधाएं देना, संदर्भ सेवाएं मतलब जो विशेषीकृत कुपोषित बच्चे हैं, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं, जहां अंडरलाइन यानी संदर्भित हो गया है, तो संदर्भ सेवाएं प्रदान करना। पूरक पोषण आहार के बारे में हमने देखा है, जिसके बारे में आगे की वीडियो में और डिटेल में देखेंगे, है ना। स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा जो कि 15 से है ना 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको प्रदान की जाती है, और शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा जो आंगनबाड़ी में बच्चों को प्रदान की जा रही है। तो ये सेवाएं सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 परियोजना के तहत दी जाती है। अब इनके अंतर्गत हम हितग्राहियों के बारे में भी देख चुके हैं जो आंगनबाड़ी के माध्यम से मिल रहा था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो आ जाती हैं, है ना, गर्भवती महिलाएं आ जाती हैं, है ना, आपकी शिशुवती माताएं आ जाती हैं, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे आ जाते हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे आ जाते हैं, 11 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं आ जाती हैं, और 15 से 45 वर्ष तक की महिलाएं, सभी महिलाएं आ जाती हैं। तो ये हितग्राहियों के श्रेणी में आते हैं। ये 6 कैटेगरी आपको याद रखनी है। अब देखिए भाई, हमको पता है कि आंगनबाड़ी की जो स्थापना है ना, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 परियोजना तो अभी चल रही है, लेकिन इसके पहले जो समेकित बाल विकास सेवा परियोजना जो चल रही थी, जिसके अंतर्गत है ना जो हम बात बोल सकते हैं, इसका जो दारोमदार होता है, पूरा कर्तव्य जो होता है वो होता है बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर। जिला स्तर पर कलेक्टर के है ना साथ साथ इनको बांट दिया जाता है विभागों को। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी इसके जो है ना हेड होते हैं। अब बाल विकास परियोजना अधिकारी पूरे क्षेत्र में अकेले तो पूरा निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, उनके सहयोग के लिए किसी न किसी को चाहिए। तो परियोजनाओं को क्या किया जाता है, सेक्टर के अनुसार अलग अलग बांट दिया जाता है। अब इस सेक्टर में है ना निरीक्षण करना है, पर्यवेक्षण करना है, प्रशासकीय नियंत्रण करना है, ये सभी कार्य को संपादित करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर देते हैं। अब ये पर्यवेक्षक जमीनी स्तर पर अपना कार्य करेंगे और उस रिपोर्ट को है ना अधिकारियों को प्रोवाइड करते जाएंगे। अब देखिए भाई, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपने कर्तव्यों को, दायित्वों को। तो जो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है उसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब देखिए भाई, ये तो हुई बात, लेकिन पूरा कार्य जो है पर्यवेक्षक जमीनी स्तर पर करेगी और अधिकारी केवल और केवल रिपोर्ट लेने का काम करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है रिपोर्ट गलत भी आ सकता है ना। कभी कभी क्या होता है कि पर्यवेक्षक जो है जमीनी स्तर पर कोई और कार्य कर रही है और रिपोर्ट कुछ और पहुंच जाता है। तो इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जमीनी स्तर पर एक ना एक बार सब कोई टच जरूर करे, है ना, एक ना एक बार कोई ना कोई बैठक जरूर करे। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, बाल विकास परियोजना अधिकारी है, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी है, महिला पर्यवेक्षक है, इन सभी को भारत सरकार के नवीन मापदंड के अनुसार जो है एक न एक बार बैठक करना ही पड़ता है या भ्रमण करना पड़ता है, क्षेत्र भ्रमण करना पड़ता है। तो देखिए बाल विकास परियोजना अधिकारी की अगर बात करें तो माह में 25 आंगनबाड़ी केंद्र, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एक माह में 20 आंगनबाड़ी केंद्र कम से कम
और आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को कम से कम 25 आंगनबाड़ी केंद्र एक माह में सर्वे जरूर करना है, वहां का निरीक्षण करना है। तो किस प्रकार का सर्वे करना है, क्या सर्वे करना है, चलिए देख लेते हैं। देखिए भाई, जो संचालय के पत्र क्रमांक है ना 11,268 के अनुसार, जो कि 19/1/2023 को जारी हुआ था, इसके अनुसार क्या है, कम से कम 2 बार सेक्टर के अंतर्गत समीक्षा बैठक करनी है, कम से कम 2 बार। इसके अलावा अगर कलेक्टर हो गए, परियोजना अधिकारी हो गए, महिला एवं बाल विकास अधिकारी हो गए, ये लोग अगर बीच में या ग्राम पंचायत स्तर पर किसी प्रकार का बैठक होता है जो आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आ रहा है, तो उसको उस बैठक में भाग लेना भी महिला पर्यवेक्षक का कार्य है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो महीने में कम से कम 2 बार समीक्षा बैठक सेक्टर स्तर पर होगा, जिसमें से पहले बैठक पर किसी विशेष वस्तु है ना विषय वस्तु पर क्या है प्रशिक्षण दिया जाएगा, किनको, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं। इसके अलावा कोई समूह बना हुआ है ना, जो ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करता है, जो महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने 6 कैटेगरी देखे हितग्राहियों के, उनके सेवा के संदर्भ में अगर कोई कार्य चल रहा है किसी समूह के माध्यम से, तो उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का ये एक तो प्रथम बैठक होता है कि इसमें है ना प्रशिक्षण प्रदान करना है किसी भी प्रकार से। और दूसरी समीक्षा बैठक क्या होती है कि इसमें जितने भी आपके समीक्षाएं हुई हैं, जितने भी आपके निचले स्तर पर जो लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया है, यहाँ पर हितग्राहियों के साथ मिलना, उनके साथ है ना लिस्ट तैयार करना, उनमें कितने कितने हितग्राही हैं, शामिल हुए हैं, कितने हट गए, ये सारे जो होते हैं द्वितीय बैठक में इनका क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है, किसका, आंकड़ों का। तो जितना भी डेटा है वो दूसरे बैठक में लिया जाएगा, पहले बैठक में प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब ये बोला जा सकता है कि टच करना है, पहले में बताना है कि भाई इस तारीख को हम फिर आएंगे, तब तक आप लोग ये सब कार्य करके रखे रहना। मतलब पहले प्रशिक्षण दे दो, ऐसे ऐसे करना है, और दूसरे बैठक में उसी प्रशिक्षण के परिणाम को आप डेटा के फॉर्म पे ले लीजिए। तो ये रहा आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का एक है ना कार्य, जो कि प्रशासन के स्तर पर। अब देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो संचालय का पत्र क्रमांक याद रखेंगे और उसका डेट याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो पर्यवेक्षक होती है उसको सेक्टर स्तर पर न्यूनतम कितने बैठक करने होते हैं, तो 2 बैठक करने होते हैं, है ना। दूसरे जो संकलन होता है, आंकड़ों का संकलन होता है, वो दूसरे बैठक में होता है, याद रखेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन होती हैं, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो काम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये रहे हितग्राही, जिन हितग्राहियों के ऊपर कार्य करना है, आंगनबाड़ी केंद्र को, गांव स्तर पर बने हुए महिला स्व सहायता समूह को, है ना, महिला समूह को, महिला संगठन को, पंच सरपंच, जो भी इन हितग्राहियों की श्रेणी में जो कार्य कर रहे हैं, वो सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे और महिला पर्यवेक्षक की निगरानी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये इन प्रकार की सुविधाएं जो है मिलती है, जो कि हम लोग पहले वीडियोस में भी चर्चा कर चुके हैं। चलिए सभी को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं महिला पर्यवेक्षक के दायित्वों के बारे में। तो सबसे पहले तो महिला पर्यवेक्षक का कार्य होता है, प्रथम बैठक से शुरू करते हैं, प्रशिक्षण या मार्गदर्शन प्रदान करना। तो किस प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान करना, भाई हम समझ लेते हैं कि आंगनबाड़ी नया नया खुला है, तो सबसे पहले तो हम लोग सर्वेक्षण करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो कैसा प्रशिक्षण, पहला क्षेत्र में भ्रमण करवाना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को, और भ्रमण करवाने के बाद उस क्षेत्र में परिवार की सूची बनाना है। उस सूची में कौन कौन हितग्राहियों की श्रेणी में आ रहा है ये पहचान लगाना, फिर उस हितग्राहियों की सूची अलग तैयार कर लेना। इसके अलावा अपने आंगनबाड़ी केंद्र के क्षेत्र में जो जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड तैयार करना, साथ ही साथ इस रिकॉर्ड को ऐसा नहीं कि एक बार आप बना दिया रिकॉर्ड को तो वो आजीवन वही का वही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई नए बच्चे भी पैदा होंगे, कोई खत्म हो जाएंगे, तो इस प्रकार है ना, तो इस प्रकार से उतार चढ़ाव बना रहता है। तो उसको प्रति माह जाके आपको जनसंपर्क करना है, यानी कि रिकॉर्ड का रख रखाव भी करना है, प्रति माह जा करके है ना डेटा इकट्ठा करना है, प्लस वो रिकॉर्ड अगर है तो उसको देख रेख भी करना है, ऐसा नहीं चूहा हुआ खा गया। तो ये सब की देख रेख की भी प्रशिक्षण जो है, मार्गदर्शन कौन प्रदान करेगा, पर्यवेक्षक प्रदान करेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। ध्यान दीजिएगा, है ना, समझने वाली बात है। अब रिकॉर्ड की रख रखाव करना है, मतलब जाहिर सी बात है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनको जनसंपर्क करना पड़ेगा, वहां पर उस रिकॉर्ड को फिर से अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट करने के बाद जो है ना, रिकॉर्ड की जांच हो जाएगी, और जांच होने के बाद उसका फिर से अपडेट हो जाएगा। तो ये रहा आपका मार्गदर्शन प्रदान करना, किनको, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, किसके माध्यम से, है ना, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के माध्यम से। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा काम होता है सर्वेक्षण के लिए ही मार्गदर्शन प्रदान कर दिए, अब हम लोग प्रशिक्षण प्रदान कर देते हैं। मार्गदर्शन का मतलब होता है सुझाव, है ना, आप बताओगे कि आप किस कार्य को, मान लीजिए आपको जनसंपर्क करना है, तो आप पहले बोलेंगे कि भाई आप लोगों को जाकर के नमस्कार करके अपने बारे में बताना,
और अपने बारे में बताने के बाद परियोजना के बारे में बताना, फिर उस परियोजना के लाभ उनको मिल सकते हैं कि नहीं ये जानकारी देने के बाद उनसे पूछना भी आप उसके कैटेगरी में आ रहे हो नहीं, इसके बारे में जानकारी हमको चाहिए। तो आप आयु पूछ लोगे, है ना, उनका लिंग पूछ लोगे, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब पूछ लोगे, आय वगैरह ये सब पूछ लोगे, तो ये एक डेटा बन जाता है। तो अब ये तो हो गया मार्गदर्शन। अब बात करते हैं प्रशिक्षण की, किस प्रकार से उस डेटा को कागज पे भरना है। तो देखिए भाई, प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जाएगा? हितग्राहियों की पहचान करना है। तो हितग्राहियों में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो पूरा कार्य है बच्चों के ऊपर था, तो हम कुपोषित और बीमार बच्चों को पहचानने का पहला प्रशिक्षण उनको देंगे कि किस तरह से उनके शारीरिक बनावट को देख करके, उनके आँख, हाथ, पैर या देख करके बच्चों का हमको पता करना है कि वो कुपोषित है कि नहीं है ना। उनका वजन कर लेना, उनका हाइट उम्र के हिसाब से नाप लेना, इस प्रकार से पता चल जाएगा। फिर उन बच्चों का वृद्धि चार्ट तैयार करना, तो पॉम्पलेट रहता है उसमें उनका, है ना, वो फुलफिल करते जाना है। उसमें अगर खरे बैठ रहे हैं तो फिर बच्चा स्वस्थ है, नहीं तो फिर वो कुपोषित है उसके, है ना। तो वृद्धि चार्ट बनेगा कैसे? तो जाहिर सी बात है, आयु वजन पर निगरानी रखना, आयु के अनुसार उसका वजन कितना है ये देख लेना। अभी हाँ भाई, वजन त्योहार चालू हो गया है 1 तारीख से, आप लोगों को इसका पोस्टर जारी हो चुका होगा, इन्विटेशन भी मिल चुका होगा, है ना। वजन त्योहार चालू हो गया, उसका पोस्टर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुपोषित बच्चों का श्रेणीकरण कर लेना, यानी अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषित की श्रेणी में है कि नहीं, उसको श्रेणीकृत कर लेना है, ताकि आप परियोजना अधिकारी को जब उसका रिपोर्ट भेजोगे तो उस हिसाब से आपके लिए, है ना, सामान भेजा जाए। इसके अलावा अब हमेशा तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सकते ग्रामीण स्तरों पे, तो क्या करते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर दिया जाता है कि सामान्य दवाइयां जो है वो स्वयं ही लक्षण देखकर वितरित कर लेते हैं। तो इस प्रकार का प्रशिक्षण आंगनबाड़ी जो पर्यवेक्षक होती है कार्यकर्ताओं को देती है। तो चलिए भाई, ये तो हुई बात प्रशिक्षण प्रदान करने की। अब देखिए, बात उठती है गंभीर और कुपोषित बच्चों की। अगर हम बात कर रहे हैं तो जितना अपने स्तर पर हो पाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेगी, लेकिन अगर उनसे नहीं हो पाता है तो वो तुरंत के तुरंत निकटतम उप स्वास्थ्य केंद्र हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, या जिला अस्पताल हो गया, है ना, या तो फिर पोषण पुनर्वास केंद्र हो गया, यहाँ पर भेजने का दायित्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का रहेगा। ये, है ना, प्रशिक्षण भी कौन देगी? आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक देगी। तो ये आपको याद रखना है, ये इस तरह के कार्य होते हैं, है ना। केवल देखना, निगरानी करना, रिपोर्ट बनाना और पर्यवेक्षक को दे देना जरूरी नहीं है। आपको जमीनी स्तर पर उन बच्चों को हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उनके खान पान का ध्यान करना, ये भी प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा संचालनालय जो होती हैं, वो समय समय पर आंगनबाड़ियों में पॉम्पलेट भेजती है ना, प्रचार सामग्री के तौर पे पॉम्पलेट भेजते हैं, है ना, बैनर भेजते हैं। तो इन सभी चीजों को सहायता लेकर के हितग्राहियों तक आपका प्रचार प्रसार करना कि सरकार के माध्यम से ये सुविधाएं चल रही हैं, है ना, इसका लाभ आप उठा लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इतने प्रकार का, है ना, प्रशिक्षण तो प्रदान कर लिया गया। अब 3 महीने 4 महीने बीतने के बाद उनका जो प्रशिक्षण सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो हमने उनको प्रशिक्षण दिया था उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर काम हो रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो उसमें किसी प्रकार की रुकावट तो नहीं आई है। तो ये सब चेक करने के लिए क्या किया जाता है? पुनरावलोकन किया जाता है। पुनरावलोकन के अंतर्गत क्या किया जाएगा? समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के अंतर्गत विभागीय योजनाएं जो चल रही हैं उसके बारे में निगरानी की जाती है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके क्रियात्मक रूप से चर्चा की जाती है, समस्याएं जो हो उस पे, और उन समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। कौन करेगा ये कार्य? आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक करेगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, सहायिकाओं के साथ बैठ, ठीक है। इस प्रकार से समीक्षा बैठक जब कंप्लीट होती है, जब पुनरावलोकन होगा, जब बैठक कंप्लीट होगा, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है वो अपने क्षेत्र विशेष में कार्य कर रही है। अब उस क्षेत्र विशेष में अकेले बेचारी अगर इतना कार्य ना कर पाए तो सेक्टर अंतर्गत बैठक करवाया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर। कौन करवाएगा? आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक करवाएगी। पंच, सरपंच, है ना, जो स्व सहायता समूह है, इन लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके बैठक करवाएंगी, है ना। क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, सहायिका है, वो हर जगह संपर्क कर पाए या उनकी बातों को हर कोई सुने। कई जगह रूढ़िवादिता भी रहती है। तो ऐसे में क्या किया जाता है? पंचायत स्तर पर बैठक करवाया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? सेक्टर अंतर्गत समूह का निर्माण पर्यवेक्षक अगर नहीं है गांव में तो करवाएगी, और अगर है तो उनके साथ बैठक करेगी। तो समूह का निर्माण तो किस तरह का समूह होता है? महिला समूह होता है, महिला मंडल होता है, महिला जो महतारी पंचायत समिति होता है,
या जो हितग्राही वर्ग है उनका एक कमेटी बना दिया, उनका एक समूह बना दिया। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह के संगठनों का निर्माण कर दिया जाता है जिनके माध्यम से जो योजनाएं चल रही हैं उसको जन समूह तक पहुंचाया जाता है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो समस्या आ रही है वो समस्या क्यों आती है? क्योंकि वो जनसंपर्क सही तरीके से स्थापित नहीं कर पाती। तो ऐसे में क्या होता है, इस मंडलों को एक साथ बुला लिया जाता है, इन समूहों को एक साथ बुला लिया जाता है और पर्यवेक्षक इनको बुला करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ इनका परिचय करवा देती है। परिचय करवाने से इस ग्राम पंचायत के समूहों के साथ, है ना, इन सहायिकाओं का एक ऐसा परिचय होता है कि हम हैं कार्यकर्ता और आप हैं हितग्राही। इस प्रकार से गांव वालों को, है ना, ये समूहों के माध्यम से ग्राम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको कार्य करने में सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो ये समन्वय स्थापित करने का काम भी कौन किया कर रही है? आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक कर रही है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हितग्राही वर्ग की बात चल रही है, स्व सहायता समूह की, महिला मंडल की हम बात कर रहे हैं। तो समूह निर्माण के अंतर्गत हम लोगों ने तो देख लिया। इसके अंदर क्या होता है कि गांव में सबसे ज्यादा संपर्क स्थापित करने का काम जो होती है स्कूल के अध्यापिकाएं कर रही होती है, अध्यापक कर रहे होते हैं। इसके अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा संचालन करने वाली अध्यापिका भी आ जाती हैं, जो आपका शाला विकास समिति के माध्यम से जो शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं वो भी हो जाते हैं। तो ये सारे अध्यापिकाओं को भी इस बैठक के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है ताकि वो बच्चों को, है ना, इसके जानकारी दे दे और वो बच्चों के माध्यम से गांव के प्रत्येक घर में पहुंच जाए। तो ये पर्यवेक्षक का दायित्व होता है। देखो किस तरह से अलग अलग विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य योजना को संचालित कर रही है। अब देखिए भाई, अब मैं आपको बता दूं कि महिला पर्यवेक्षक ये सारे कार्य अकेले नहीं कर रही होती है। इसका एक हायरार्की होता है जो मैं आपको बताने वाला था। देखिए बाल विकास परियोजना अधिकारी की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए जिला स्तर पर इसका निर्माण होता है। हालांकि सरकारी स्तर पर भी चल रहा होता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, लेकिन हम जिला स्तर पर बात करते हैं। तो जिला स्तर पर सबसे पहले तो जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी के अंतर्गत जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जो है ना, सहायक संचालक के तौर पर कार्य कर रहा होता है। इसके अंतर्गत परियोजना अधिकारी जो परियोजना स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं, जिसके अंतर्गत, है ना, पर्यवेक्षक होती है। पर्यवेक्षक के अंतर्गत जो विभागीय अमला होता है, उसके बाद आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका। इस प्रकार से एक हायरार्की है। तो जब भी आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक किसी भी कार्य को कर रही होती है, खासकर सर्वे करने का काम कर रही हो या आपका, है ना, दौरा कर रही होती है जब आपके क्षेत्र का, तो उस समय पर सेक्टर दौरा, उस समय पर सबसे पहले उच्च अधिकारियों को बताती है, सूचना देती है कि मैं इस जगह पर, है ना, इस सप्ताह या इस माह दौरा करने जाऊंगी। उसके पश्चात वो दौरा करने के बाद वो है उसका एक प्रतिवेदन तैयार करके अधिकारियों को वापस सौंपती है। मतलब ऐसा नहीं कि अपने मन के हिसाब से कुछ भी दौरा कर दिया और रिपोर्ट तैयार करके भेज दिया। आपको पूर्व सूचना अधिकारी को देना पड़ता है। उसके पश्चात आप सर्वे करने जाएंगे, देन उस सर्वे का प्रतिवेदन आप वापस अधिकारी को सौंपेंगे। इससे होता यह है कि अचानक कभी अधिकारी आपके सर्वे डेट पर, आपके सर्वे पॉइंट पर पहुंचकर निगरानी रख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला कार्य होता है जिसको हम इररिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए बताता हूँ कैसे इररिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं कर सकते हैं, कैसे, है ना, समझते हैं इसको। तो चलिए, अधिकारियों को हमने सूचना दे दी है और क्षेत्र भ्रमण पर निकल लिए नियमित निरीक्षण के लिए। तो इसमें क्या क्या निरीक्षण करना होता है, तो हमने देखा है नए मापदंड के अनुसार आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को महीने में कम से कम 25 आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा करना होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इसके अंतर्गत कितने न्यूनतम हितग्राहियों से भेंट करना है। तो खासकर इसमें याद रखिएगा, न्यूनतम 3 हितग्राहियों से भेंट करना होता है। अधिकतम कितनों भी हो, 25 आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत न्यूनतम प्रति आंगनबाड़ी केंद्र न्यूनतम 3 हितग्राही, याद रखिएगा, माह के अंतर्गत 3 हितग्राही नहीं, प्रति आंगनबाड़ी केंद्र न्यूनतम 3 हितग्राहियों से भेंट करना है और उनके अकॉर्डिंग प्रतिवेदन तैयार करके भेजना रहता है अधिकारी को। इसमें खासकर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे और खतरों के अंतर्गत आने वाली माताओं को टारगेट किया जाता है और उनका, है ना, डेटा तैयार करके, प्रतिवेदन करके, है ना, साथ ही साथ उनको सही देखभाल की जानकारी देना है और उसके बाद वो प्रतिवेदन तैयार करके अधिकारियों को वापस करना है। तो क्षेत्र भ्रमण करना कोई ऐसे मामूली काम नहीं है कि गए, देखे और आ गए। उसको पूरा एक रिकॉर्ड तैयार करना होता है, किस हितग्राही से आपने मिला है ना, उनको क्या क्या सुविधाएं दी है, क्या क्या शिक्षा दी है, वो प्रतिवेदन तैयार करके आपको तैयार। अब प्रतिवेदन ऐसे ही तैयार नहीं होता, महिला पर्यवेक्षक के हाथ में एक डायरी होती है, उस डायरी में, है ना, ये सारी जानकारियां वो लिख रही होती है, उसी के माध्यम से वो प्रतिवेदन तैयार करके अधिकारियों को सौंपती है। चलिए बात करते हैं आगे। अब ये तो हुई, है ना, बात क्षेत्र भ्रमण करना। अब क्षेत्र भ्रमण के दौरान यदि वो किसी आंगनबाड़ी केंद्र में जाती है
तो आंगनबाड़ी केंद्र में पूरक पोषण आहार के तहत अनाज भी भेजे जाते हैं। इन अनाजों का रख रखाव या भंडारण जहाँ पर हो रहा है, इसका भी देख रेख करने का जो जानकारी है, मतलब देख रेख करने का कार्य जो है आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का ही होता है। यदि इसमें से अगर कोई भी सामान डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, तो उसका पंचनामा तैयार करके उसको नष्ट करवाना, उसको जलाना या जमीन में गड़ाना, ये सारे कार्य भी आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक की निगरानी में ही होता है। तो ये इसकी जिम्मेदारियों के अंतर्गत चल रहा है भाई। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी जो कार्य पर्यवेक्षक जो होती है, वो आंगनबाड़ी केंद्र का जो अगला पड़ाव आता है वो होता है अवलोकन करना। तो अवलोकन किसका करना? शिक्षा तो प्रदान की ही जा रही है। किसको? शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ उनके लिए जो साप्ताहिक समय सारणी है पोषण का और शिक्षा का, वो सभी चेक करने का जिम्मेदारी भी किसका होता है? आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक का भी होता है। अब आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक इतने सारे कार्य अकेले केवल आंगनबाड़ी के दम पे नहीं करती है, अलग अलग विभागों के साथ समन्वय स्थापित करती है। एक छोटा सा समन्वय कैसे होता है मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला, ग्राम पंचायत स्तर पर जो विभिन्न महिला स्व सहायता समूह बने हुए हैं उनको इसमें शामिल करना, जानकारी प्रदान करना। कक्षा जो अध्यापिकाएं हैं उनको इसमें शामिल करना, जानकारी बच्चों के माध्यम से उनके परिवारों तक पहुंचाना। अब स्वास्थ्य समूह के साथ कैसे समन्वय स्थापित होगा? देखिए, स्वास्थ्य समन्वय कैसा होता है? स्वास्थ्य विभाग के साथ जो टीकाकरण है, खासकर बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का, किशोरी बालिकाओं का, ये जो है जानकारी इकट्ठा करने का काम होता है पर्यवेक्षक के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। और इसके माध्यम से आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक ये जानकारी बाल विकास एवं महिला अधिकारी को सौंपेंगी। वहां से अधिकारी के आदेश के अनुसार ये स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके एक निश्चित दिन सुनिश्चित करेंगी, जिसके अनुसार बच्चों को, महिलाओं को, है ना, बालिकाओं को टीकाकरण किया जाता है। तो ये इस प्रकार से अभी तक जितने भी पिछले कक्षाएं हमने पढ़ी है उसके अनुसार हितग्राहियों को मिलने वाले लाभ और आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनके दायित्वों के ऊपर हमने चर्चा की है। आगे आने वाले वीडियो में वापस जहां जहां पर इनके पॉइंट्स आते जाएंगे हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आज की सभा हम लोग यहीं पर रोकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।